साफ नहीं है। विश्व की पुण्यतम भूमि भारतवर्ष के समस्त बंधु एवं भगिनी को प्रणाम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी भाई साहब का आज हमें मार्गदर्शक मिलने वाला है। आज के मार्गदर्शन से पहले वैसे तो माननीय इंद्रेश कुमार जी भाई साहब आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, परंतु चूंकि आज एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है, इसलिए मेरा दायित्व हो जाता है कि मैं अति संक्षिप्त में आपका परिचय दूं। माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी का जन्म सनातन धर्म और आर्य समाज के परस्पर समन्वय वाले धार्मिक और अत्यंत समृद्ध परिवार में 1948 में पंजाब में हुआ था। उसके पश्चात उनका परिवार हरियाणा प्रदेश के कैथल में स्थानांतरित हो गया था। आपके पिता कैथल में विधायक रहे। 1970 के मैकेनिकल इंजीनियर जिनके सामने एक बड़ा पैतृक व्यवसाय था, राजनीतिक संभावनाएं थी, परंतु आपने सेवा, समर्पण और त्याग का मार्ग चुना। 16 जुलाई 1970 से आप दिल्ली आकर पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में सेवा प्रदान करने लगे और 1983 तक नगर से लेकर संभाग तक के प्रचारक के रूप में कार्य किया। 1983 में आपके कुशल संगठन कार्य को देखते हुए जम्मू कश्मीर संभाग प्रचारक का दायित्व अत्यंत कठिन और विपरीत परिस्थितियों में आपने संभाला, जहां वह सन 2000 तक रहे। सन 2000 में आप अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल में शामिल हुए और अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख का दायित्व संभाला और आपका केंद्र जयपुर रहा। वर्तमान में आप अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और राष्ट्र के अनेक संगठनों का मार्गदर्शक कर रहे हैं। हिमालय की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हिमालय परिवार आतंकवाद के खिलाफ व्यवस्थित विरोध राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से आप कर रहे हैं। राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक प्रज्वलित करने का आप कार्य कर रहे हैं। आपको डी लिट की उपाधि से विभूषित किया जा चुका है। वर्ल्ड पीस लीडर 2016 से आपको सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में आप चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा से डॉक्टरेट अर्थात पीएचडी की उपाधि से आपको विभूषित किया गया है। आप चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया ऐसी श्रद्धेय माननीय श्रीमान इंद्रेश कुमार जी भाई साहब औपचारिक रूप से आज से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पैटर्न इन चीफ अर्थात मुख्य संरक्षक की भूमिका में रहने वाले हैं। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ साथ आगे का मार्गदर्शन परम श्रद्धेय भाई साहब के द्वारा रहने वाला है। धन्यवाद।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यकर्ता समूह क्या है यह तिरंग सम्मेलन वेबिनार, उसमें उपस्थित देश भर के कोने कोने से भाइयों और बहनों, भारत और विश्व एक उथल पुथल के नए दौर से गुजर रहा है। यह उथल पुथल देशों में आंतरिक रूप में भी है और आपसी स्वरूप में भी वैश्विक स्तर पर भी है। भारत के संदर्भ में मैं वर्तमान को एक नया शब्द देता हूँ, द इम्पॉसिबिलिटीज़ आर चेंजिंग इनटू पॉसिबिलिटीज़। जो चीज़ें बहुत असंभव लग रही थीं वो चीज़ें अब संभव हो रही हैं। संकटों में, चुनौतियों में भी यह दृश्य दिखाई देता है। जीवन का एक यथार्थ है, सत्य है, चाहे शैक्षिक परीक्षाएं हों, चाहे गृहस्थ जीवन, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन हो, या अन्य अनेक प्रकार के समूह हों, उनके सामने हमेशा कोई ना कोई प्रश्न पत्र रहता है। उसके 3 वर्गीकरण होते हैं। एक वो जो कार्य, समस्याएं, चुनौतियां सरल रखती हैं, जिनका हम सरलता से समाधान कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। दूसरा, जो बहुत कठिन लगती हैं, दुर्गम लगती हैं, असंभव सी लगती हैं, देखने पर मन ये कहता है, बुद्धि ये कहती है ये शायद इनके समाधान और उत्तर नहीं हो पाएंगे, कठिन है और बहुत कठिन है। तीसरी इन बिटवीन होती हैं, थोड़ा प्रयत्न करेंगे, कष्ट सहेंगे, श्रम करेंगे, मस्तिष्क लड़ाएंगे तो कुछ ना कुछ उत्तर उनका मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। मैं जीवन शैली के लिए कहा करता हूँ, अगर हम स्वयं को सरल सरल कार्य करने और सरल सरल प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार करेंगे तो हम जीवन में असफल या फेल नहीं होंगे, सफल होंगे, परंतु पास मार्क्स जैसे सफल होंगे। परंतु जो कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, असंभव हैं, जिनके उत्तर देने में बहुत बहुत मस्तिष्क लगेगा, अगर हम उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो फिर जो टफेस्ट सिचुएशन होती है, टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए जब हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो फिर हम केवल फर्स्ट डिविजनर नहीं बनते, मेरिट होल्डर बनते हैं। इसलिए जितने भी संगठन उनके संरक्षक के रूप में, प्रेरक के रूप में मैं हूँ, उनको भी और शेष सभी को भी मैं कहा करता हूँ, इफ़ यू विल प्रिपेयर फॉर द ईजी क्वेश्चन एंड ईजी सिचुएशन, you will got the pass marks. If you will prepare yourself for the toughest question and toughest position, challenging position, which seems to be impossible, जो असंभव लगती है, उसके लिए तैयार करेंगे तो आप सफलता की सीढ़ी चलेंगे और मेरिटोरियस होंगे।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन यह भी ऐसे ही एक टफेस्ट क्वेश्चन जो असंभव सा दिखता है, जिसके रास्ते में जाति के नाम पर, मजहब पंथ के नाम पर, गांव नगर के रूप में नाम पर अनेक बाधाएं हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार करना और उत्तर भी ऐसे देना जो दूसरे के दिल दिमाग के अंदर बैठ जाए, मन मस्तिष्क स्वीकार कर ले तो आनंद रहता है। इसलिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को मैं फॉर टफेस्ट क्वेश्चन टू आंसर देम प्रॉपरली ऐसी एक फर्स्ट डिविजनरी नहीं बल्कि मेरिटोरियस ऑर्गेनाइजेशन संस्था आंदोलन मानता हूँ। और आप सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों इसी रूप में स्वयं को तैयार भी कर रहे होंगे। वर्तमान में सौभाग्य से भारत को ऐसे होनहार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मिले हैं जो टफेस्ट है उसको आंसर करना, जो असंभव है उसको संभव में बदलना, ये उनकी जीवन शैली है। इसलिए भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय, जिनके प्रति जनता में विश्वास जागृत हुआ है और विश्व के अंदर भी जो सक्षम नेतृत्व है उस श्रेणी में खड़े लोगों के अंदर वो अग्रणी स्थान पर दिखाई देते हैं। कोविड-19 की मेडिकल साइंस की दवाई अभी तक नहीं निकली है, परंतु भारतीय परंपरागत उपचार पद्धतियां, आयुर्वेद उसके कार्ड है, यूनानी, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, वर्ष पूर्व तरह तरह के वायरस के लिए HCQ, कपड़े का मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले से भारत ने कोविड-19 के विरुद्ध 85% रिकवरी रेट बना लिया। डेथ रेट 5-6% से घटाते घटाते 1.5% पर ले गए और विश्व के 150 से अधिक स्थानों पर देशों में यह सब दवाइयाँ आपद धर्म मानकर सहयोग के रूप में दी और कोविड-19 बायोलॉजिकल वेपन के विरुद्ध मानव जाति में चीन की दानवीय शक्ति से मचा हाहाकार, उसमें एक रे ऑफ होप भारत बन गया। चीन दानवीय देश हो गया, भारत मानवीय देश हो गया, मानवतावादी हो गया। ये हमने 1920 में देखा है और अनुभव किया है। भारत जिस गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अनपढ़ता और पलायन में से निकल रहा है, कुछ अपराध वृत्तियों में से, तो भी भारत की जनता ने और सरकार ने समाज सेवी योद्धा के रूप में, स्वास्थ्य योद्धा, रक्षक योद्धा, स्वच्छता योद्धा आदि के रूप में एक कीर्तिमान स्थापित किया कि गरीब की झोंपड़ियों को अन्न से भर दिया। जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद था उसके पास रोटी लेकर गए, जान हथेली पर था, रिस्क लिया, परंतु भारत में भूख से एक भी मौत नहीं होने दी।
इस प्रकार का भी एक दृश्य देखने के साथ साथ पाकिस्तान और चीन को सीमाओं पर मुंह तोड़ जवाब देना, एक विजेता के रूप में खड़े होना। इसी प्रकार से चीनी माल के विस्तारवाद के कारण जो विश्व की मंडियों में हाहाकार मचा है, बेरोजगारी देशों में बढ़ रही है। भारत में भी 2.5-3 करोड़ परिवार बेरोजगारी के गर्त में डाल दिए गए हैं। जनता ने तो संकल्प किया ही, पर भारत सरकार एकमात्र सरकार निकली जिसने चीन की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए हजारों हजार करोड़ से लाख करोड़ तक जो समझौते थे आर्थिक, उनको रद्द कर दिया है। इस साहसपूर्ण कार्य के कारण, असंभव को संभव करके दिखाने के कारण आज ब्रिटेन है कि अमेरिका है, रूस है कि जापान है, इजराइल है या अन्य देश हैं, सब भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं और चीन जैसी शैतानी ताकत के विरुद्ध विश्व में एक जनमत बन गया है। ऐसा संभव हो गया है। भारत विश्व का ऐसा देश है जिसके पास 16.5-17% विश्व की जनसंख्या है, परंतु पानी के, हवा के, प्रकाश के, धरती के, वनस्पति के रिसोर्सेज 2.5 से 3.5-4% तक हैं। इसलिए सतत बढ़ती जनसंख्या 47 के विभाजन के पास भारत के पास जनसंख्या 35 करोड़ थी, परंतु रिसोर्सेज बाय नेचर, भूमि के रूप में, वायु के रूप में, जल के रूप में, प्रकाश के रूप में, वनस्पति आदि के रूप में जितने उस समय थे इतने ही आज हैं, परंतु आज जनसंख्या 135 करोड़ पार कर रही है। रिसोर्सेज वैसे के वैसे हैं, परंतु उपयोग करने वाली जनसंख्या यह लगभग 4 गुना अधिक हो गई है। इस जनसंख्या वृद्धि में 3 फैक्टर हैं। एक, इस देश के अंदर पड़ोसी देशों से अवैध घुसपैठ, और उसमें सर्वाधिक घुसपैठ दुर्भाग्य से पड़ोसी मित्र देश बांग्लादेश से हुई है। जो आबादी के अंदर इस्लाम मतावलंबी हैं वह भारत में आए हैं। अन्य देशों के छुटपुट जनसंख्या है। दूसरी, जनसंख्या वृद्धि दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी अत्याचार हुए वहाँ की स्थानीय जनसंख्या पर, चाहे 1400-1500 साल पहले इजराइल में टर्किश एम्पायर के हमले से अत्याचार प्रारंभ हुए, चाहे फिर पारस में मरुस्थल, रेगिस्तान आदि के ईरान इलाके में एक कट्टरपंथता ने आक्रमण किए, इसलिए वहाँ यहूदी उजड़े, यहाँ पारसी उजड़े, और वर्तमान के अंदर पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यकों पर भयानक और क्रूर अत्याचार हैं, जब एक भी ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध देश सामने नहीं आया जिसने ऐसी रिलीजियस माइनॉरिटी पर होने वाले अत्याचारों में के विरुद्ध पाकिस्तान को सावधान और सचेत किया और रोका हो, या फिर किसी ने अपने द्वार खोले हों इस रिलीजन के जो
अत्याचार में पीड़ित हैं उनको हम शरण देंगे, इसलिए इतनी भी मानवता किसी ने नहीं दिखाई। भारत ने उनको रोकने और टोकने का काम भी किया, और जो अल्पसंख्यक पीड़ित थे उनको शरण देकर, नागरिकता देकर ससम्मान अपने जीवन को व्यतीत करने की सुविधाएं दी। इसलिए 20-25 तरह के शरणार्थी लाख से करोड़ों के बीच में ये भी भारत में है। तीसरी, जनसंख्या वृद्धि। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने पंथीय जातीय राजनीति की। लोकतंत्र के अंदर सामान्य झोपड़ी में रहने वाला और प्रेसिडेंट हाउस के अंदर रहने वाले सम्माननीय राष्ट्राध्यक्ष तक सबको लोकतंत्र में एक मत का अधिकार है। जिसके पास मत संख्या अधिक होगी वो रूलर हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। इसलिए कुछ मजहब विशेषों में ये होड़ लगी कि जनसंख्या से सत्ता हासिल करने का, विधायक सांसद बनने का रास्ता खुलता है। इसलिए उन्होंने मजहबवाद की कट्टरता की आड़ में किसी भी प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण का विरोध करते हुए और जनसंख्या संतुलन का कोई कानून या कोई रास्ता निकलेगा तो वह सांप्रदायिकता है, कट्टरता है, संकुचितता, ऐसा ब्रांड किया। और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होने की बजाय जनसंख्या में बेरोक टोक वृद्धि मजहबों के नाम पर यह इस देश के अंदर कुछ मजहबों ने की। मैंने पिछले 20 वर्षों में 20 से 25 लाख तक मुस्लिम समुदायों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर तक संबोधित किया है। मुस्लिम मंच की 25 से अधिक सूबों में 350-400 जिलों में एक 2400-2500 इकाइयाँ हैं। अन्य भी उनके अनेक प्रकार के प्रकल्प हैं जो नियमित काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से ईसाइयों से, बौद्धों से भी हजारों से लाखों में, और इन तीनों धर्मों के विदेशों के प्रतिनिधियों से भी मेरी वार्तालाप हुई है। जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण विशेष रूप से मुस्लिम समाज में और कुछ अन्य समाजों में गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता, जलालत, अपराध, एक पिछड़ापन, इसका भयानक और क्रूर चेहरा वहाँ बस्तियों में दिखाई देता है। परंतु उनके मन में एक भय और एक आक्रोश भी पैदा कर दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण यह एंटी इस्लामिक, कहीं एंटी क्रिश्चियनिटी, कहीं एंटी अनुसूचित, ऐसा प्रस्तुत करके और समाज के अंदर एक गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता, जलालत, अपराध को बढ़ावा मिल गया। परंतु जब उनको वार्ता के अंदर सत्य समझ में आया तो आज उनको भी लगता है देयर मस्ट बी ए, और इसलिए संतान से जनसंख्या वृद्धि यह भी एक अभिशाप है। भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 लाल किले से कहा था, छोटा परिवार भी एक देश सेवा है। व्यवस्थित परिवार भी देश का सम्मान है।
इसको आज समझना आवश्यक है और समझाना भी आवश्यक है। अगर घुसपैठ के द्वारा जनसंख्या, जगह जगह पीड़ित समाजों को आश्रय देने वाली मानवतावादी नीति के कारण आश्रय से बढ़ती जनसंख्या और जन्म से बढ़ती जनसंख्या इसी तरह से विस्फोट करती रही, तो फिर हमारे लिए जीना दिन प्रतिदिन दूभर होता जाएगा। इसलिए देश के अंदर बहुत वर्षों से इस बात का विचार चल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरण भी हो और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून भी बने। घुसपैठियों से बढ़ती जनसंख्या के लिए मैं विश्व के देशों से एक आह्वान करूंगा और यूएनओ के अंदर उसको एक प्रतिनिधित्व पत्र द्वारा दिया भी जाए। यह जो 2 से 3 करोड़ तक घुसपैठ जनसंख्या है, अगर बांग्लादेश के पास सरप्लस है तो वे लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि 5-5, 10-10 लाख जनसंख्या, जिनके पास जनसंख्या कम है और रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ऐसे प्रगत देशों में वितरित कर दी जाए, ताकि भारत का जो असहज असंतुलन है उस पर नियंत्रण किया जा सके। यह एक व्यवहारिक विश्व संतुलन के लिए सब मानव जाति का समान विकास हो सके, शिक्षा हो सके, सद्भाव बन सके, जाति और पंथों में कटुताएं ना बढ़ें, हिंसा ना बढ़े, इसके लिए आवश्यक है। जो जो जहाँ जहाँ पीड़ित हैं उनको भारत ने शरण दी। आश्चर्य होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा शरणगाह है, आश्रयदाता है, आज लोग उस भारत, भारतीय और भारतीयता पर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत पर, हिंद, हिंदू और हिंदुत्व पर, इंडिया, इंडियन और इंडियननेस पर आरोप लगा देते हैं। ये संकुचित, सांप्रदायिक और कट्टरपंथता है। उनको शर्म भी आनी चाहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलना चाहिए। भारत ही एकमात्र वो देश है, भारत ही एकमात्र वो समाज है, भारत ही एकमात्र वो संस्कृति, सभ्यता है जो विश्व के अंदर मानवता से ओतप्रोत है। इसलिए ऐसी जो शरणार्थी संख्या है, इसका भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देश करने के लिए आगे बढ़ें। पता लग जाएगा कि देशों की मानवतावादी प्रकृतियां कितनी हैं और वो सहज सरल उतनी जनसंख्या लेकर वहाँ कोई संकट नहीं आएगा। भारत भी बढ़ती जनसंख्या से निपट सकेगा और निकल सकेगा। तीसरा, जन्म की दर से जनसंख्या बढ़ना। इसके लिए वर्षों से एक नारा है, हम दो हमारे दो। पर मैं कहा करता हूँ, जब इसका चित्रण करना हो तो ऊपर दादा दादी दो, उनके नीचे उनका बेटा बिटिया दो यानी माता पिता, फिर उनके आगे 2 संतानें यानी 3 पीढ़ियां दिखानी चाहिए, ताकि केवल माँ बाप और बच्चे ये परिवार नहीं है। इसके कारण बूढ़ों की दुर्दशा, बुजुर्गों की दुर्दशा तेज गति से बढ़ रही है। इसलिए चित्रण में आना चाहिए
बच्चा बच्ची, माता पिता, दादा दादी मिलकर एक सुखी परिवार अपना परिवार बनता है। और दूसरी बात, इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि अभी जनसंख्या के संतुलन के लिए कोई लोग 1 कहते हैं, कोई 2 कहते हैं, कोई 3 कहते हैं, इससे अधिक कोई कहना नहीं चाहता, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के विकराल रूप ने समाज को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, और ये सचमुच में आवश्यकता भी है। हर धर्म वाले की, हर जाति वाले की, हर भाषा वाले की, हर भूगोल वाले की जनसंख्या नियंत्रण हो, ताकि संतुलित रूप से विकास होता चला जाए। और इसलिए इस पर एक व्यापक चर्चा संसद में भी हो, विधान सभाओं में भी हो, समाज के लोगों में भी हो, कटुतापूर्ण नहीं, आरोप प्रत्यारोप के रूप में नहीं, किसी की नीयत पर संदेह करके नहीं, वोट बैंक की राजनीति को बीच में रखकर नहीं। अगर इस पर से होगी तो फिर योग्य कानून बनना और समस्या का समाधान निकलना ये कठिन हो जाएगा। और इसलिए आज इस पर एक व्यापक चर्चा अनेक प्रकार की संस्थाओं ने प्रारंभ की है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन इस रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं शुभकामना भी करूंगा कि वह तेज गति से जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ते चले जाएं, क्योंकि यह भी विकास के अंदर, सदचरित्र में, संतुलन में आपसी मतभेदों की क्रूरता से निकलकर यह कहीं ना कहीं और जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या संतुलन, यानी हरेक को रोटी है, हरेक के पास छत है, हरेक के पास रोजगार के लिए श्रम और शिक्षा है, भूख से कोई पीड़ित नहीं है, सोता नहीं है, सारा समाज कर्जा मुक्त है, सब एक दूसरे के प्रति जाति से, मजहब से, लिंग से स्नेहपूर्ण, सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसलिए छुआछूत मुक्त, धर्मांतरण, धर्मांधता, मजहबी वाद से मुक्त, लिंग भेद से मुक्त और सबके लिए प्यार का भाव, वन नेशन, वन पीपल, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशनैलिटी, वन फ्लैग, वन सॉन्ग, रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी फॉर आर वेराइटीज ऑफ सिटीजनशिप। और इसी के साथ साथ सब में विश्वास, एक दूसरे के प्रति का विश्वास आदर करते हुए, इसलिए जन्म से जनसंख्या नियंत्रण, इसको भी एक सुनिश्चित रूप दिया जाना चाहिए, उसका व्यापक जन जागरण भी हो और उसका कानून भी बने। और इस प्रकार से यह जो एक असंभव सा दृश्य इस समय भारत में और विश्व में है, इसके कारण बढ़ता प्रदूषण पर लगाम लगेगी, इसके कारण चोरी डकैती अपराध पर भी लगाम लगेगी, मिलावट, बेईमानी, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी, समाज का वातावरण संघर्ष का, हिंसा की बजाय सद्भाव का, प्रेम का और भाईचारे का बनेगा। और इसलिए एक नए भारत का निर्माण और विश्व के अंदर शांति और सद्भाव का वातावरण, इसको बनाने का रास्ता सक्षम होगा, खुलेगा, दिखाई देगा। और इसका जितना व्यापक चर्चा हो सकती है, कटुता से,
हीन भावना से, वोट बैंक की राजनीति के एक्सप्लॉयटेशन से हटकर नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट। अभी 15 अक्टूबर को भारत के एक लोकप्रिय प्रेसिडेंट राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर कलाम का जन्म जयंती है। उन्होंने भी एक बड़ी सुंदर सेइंग कही है, कभी आप बैंक का नेशनलाइजेशन करते हैं, कभी इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन करते हैं, कभी और चीज़ों का करते हैं, एकमात्र इफ़ यू नेशनलाइज द हार्ट एंड माइंड ऑफ द सोसाइटी, ऑटोमेटिकली it will solve many questions, it will answer to many questions। और इस प्रकार का भाव आए तो एक एक इंच भारत की रक्षा होगी, एक एक जन को सहारा और सहयोग मिलकर वो आगे बढ़ेगा, अपनी इंच इंच जमीन भी वापस आएगी और इस प्रकार से एक श्रेष्ठ भारत ये उभरेगा। भाग्य से इस समय देश को इन संकटों में जब भारत और विश्व गुजर रहा है, एक यशस्वी नेतृत्व मिला है जिस पर जनता की मेजॉरिटी का विश्वास बना है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए, इस का उपयोग करते हुए हम अपने समस्याओं से मुक्ति के लिए तेज गति से आगे बढ़ें और इस प्रकार से घुसपैठ का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, शरणार्थियों का थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू अदर थिंग्स, और जन्म से जनसंख्या, इसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स ना बनाते हुए बल्कि भारत को खुशहाल, शिक्षित, विकसित, सद्भाव वाला बनाने के लिए, ताकि नफरतें, हिंसा, क्रोध, तरह तरह के अपराध, चोरी वृत्ति ये खत्म हो। वैसे तो कोविड-19 ने एक और चीज़ मजाक में समझा दी है, इफ़ यू विल ड्रिंक इट विल स्पॉइल यू। अगर आप शराब पिएंगे तो ये नाश करेगी, अगर हाथ धोएंगे तो सुरक्षा करेंगी। हम ये भी एक मूवमेंट चला सकते हैं, शराब पीना आदमी की आत्महत्या है, शराब से हाथ धो लिए दूसरी साबुन वगैरह मिलाकर तो यह सुरक्षा है। कभी कभी अजीब से परिणाम सामने आ जाते हैं घटनाओं में से, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कुछ प्रांतों ने, कुछ इलाकों ने वहाँ के डीएम को, सीएम को और केंद्र के अंदर सरकार को पत्र भी भेजे हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, इस बात की अर्जेंसी की तरफ ध्यान देते हुए और इन चीज़ों को किसी तरह से और कानून के अंतर्गत लाया जाए और समाज सहर्ष बोझिल मन से नहीं इस कानून को स्वीकार करे। जैसे गरीब आदमी, गरीब किसान को डायरेक्टली भारत सरकार हर 3-4 महीने बाद 2000 रुपया भेजती है और उसके सीधे बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, नो टेंशन। जिस प्रकार से करोड़ों लोगों ने अपनी सब्सिडी गैस सिलेंडर, रसोई सिलेंडर में छोड़ दी और नए करोड़ों लोगों को वह गैस उपलब्ध हो गई इस वॉलंटियरनेस से। इसी प्रकार से ऐसी अनेक चीज़ें हैं, जैसे स्वच्छता में एक वॉलंटियरनेस आई और इसलिए अब भारत पहले से कुछ स्वच्छ लगने लगा है, पर स्वच्छता आदत बन जाए और स्वच्छ ही रहे,
इस ओर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आज प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या का भी उसमें योगदान है और इसलिए पेड़ लगाना है, जल बचाना है, प्लास्टिक से मुक्ति लेनी है, कड़वे वचन छोड़ देने हैं, हिंसा नहीं रहे और इसी के साथ साथ अन्य अनेक चीज़ों के उपाय करते हुए प्रदूषण मुक्त भारत, प्रदूषण मुक्त विश्व, इस ओर भी कदम बढ़ाना है। तो मैं अंत में यही निवेदन करूंगा कार्यकर्ताओं से, उनकी परीक्षाओं की और श्रम की घड़ी चल रही है। यह एक पावन कर्तव्य है। इस पावन कर्तव्य से एक समस्या के समाधान में आपने भूमिका निभाई, यह सर्टिफिकेट नहीं बल्कि यह सम्मान आपको प्राप्त होगा। मुस्लिम जगत के अंदर तलाक, ट्रिपल तलाक की एक भयानक क्रूर कुरीति थी। महिलाओं का उत्पीड़न था, पुरुष जुल्मी और अत्याचारी बनकर खड़ा था। ये सारा गैर इस्लामिक था। अध्ययन करने पर जैसे स्वामी दयानंद ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर सावरकर बापू ने, कहीं ना कहीं डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ जन आंदोलन किए, ऐसे ही तलाक, ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक व्यापक जन जागरण करने का मुझे भी अवसर मिला। महिलाओं ने केस लड़ा कोर्ट में, व्यापक जन जागरण में जन समर्थन आया। तलाक, ट्रिपल तलाक के अपराध को जो अपना धर्म मानते थे उनके सर झुके। उनको भी ध्यान में आया कि इट इज़ नॉट देयर रिलीजन, यह तो एक बहुत बड़ी सोशल संकट है, बीमारी है। इसलिए कोर्ट ने सुनवाई की, आदेश दिए, सरकार ने तत्पर होकर कानून बनाया। आज 8.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं अत्याचार मुक्त हो गई और 8.5 करोड़ मर्द जो और अत्याचार करते हुए जहन्नुम के रास्ते पर बढ़ रहे थे, उनका छुटकारा हुआ। आई होप सो 21वीं सदी का, 20वीं सदी का ये सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म भारत में हुआ। जनसंख्या नियंत्रण, डिस्ट्रीब्यूशन सब करते हुए यह एक बड़ा कार्य ऐसी अन्य अनेक चुनौतियों में भारत के सामने खड़ा है। आप सब कार्यकर्ता इस असंभव को संभव करने के लिए जी तोड़ परिश्रम करें, क्योंकि यह आपके मन बुद्धि की शांति और समाधान और खुशियों का मार्ग है। आपको भी यह एहसास होगा, विश्व की और भारत की एक क्रूर समस्या के समाधान में आपने भी भूमिका निभाई है। इसलिए कसर नहीं रखें, श्रम करें, फैलाव करें, सब प्रकार के लोगों से शांतिपूर्वक सुनते हुए उनको ठीक से समझाएं भी, और सारा देश एकजुट होकर एक स्वर में खड़ा हो। और इसलिए जनसंख्या विस्फोट से मुक्ति और जनसंख्या विस्फोट की बढ़ती जनसंख्या का समाधान, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ के रूप में है, शरणार्थियों के रूप में है। अगर फिर भी शरणार्थी यहीं रहना चाहेंगे तो भारत सहज रख सकता है। तो इस प्रकार से रास्ते लेकर आगे बढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है, आगे नवरात्रे आ रहे हैं। विजयादशमी के पावन पर्व पर आप लोग जगह जगह पर कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसमें विजयादशमी के पावन पर्व पर अधर्म के ऊपर धर्म ने जय की थी, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। ऐसे ही हर स्थान पर जहाँ जहाँ इकाई है,
50, 100, 200 संख्या में इकट्ठे होकर एक संकल्प करें, जनसंख्या नियंत्रण यह कानून हो और सबकी एक समान सोच हो। इसके लिए जो जो भी करना संभव होगा हम करेंगे। या फिर दीपावली की भी तिथि चुन सकते हैं, तो उस समय जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा देश भर में एक 500 स्थानों पर संकल्प लेने के कार्य संपन्न हुए। अगर उसके अंदर 200 लोग भी प्रति कार्यक्रम में आए तो यह 1 लाख की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित कर देगी कि भारत इस समस्या के समाधान के लिए तैयार हो गया है और हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय तु भारत, जय तु विश्व। सभी कार्यकर्ताओं को मेरी ढेर शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नवरात्रे आपकी ज़िंदगी के अंदर शक्ति का संचार करें। विजयादशमी आपको ऊर्जा दे। दीपावली और आसपास के सब पर्व आपके जीवन के अंदर उत्साह और खुशियों का संचार करें। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सभी को मेरा नमस्कार। हमारे बीच हमारे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय बड़े भाई इंद्रेश जी का उद्बोधन आपने सुना। आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं, बधाई। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का पूरी टीम जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन उद्बोधन के माध्यम से आप सभी को मिल गया है। आगे की रणनीति भी तय हुई है भाई के द्वारा। हम चाहेंगे कि हम आपकी छत्र छाया में इस मिशन को आगे बढ़ाएं और अपने मिशन को पूरा करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।